इंस्टाग्राम पे एक और आजकल चल रहा है कि जैसे कई लोगों की शिकायत भी होती है और हम लोगों ने भी देखा है कि जी। फेक फॉलोअर्स से भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। जी, जी। उसको आप कैसे टैकल करेंगे इंस्टाग्राम पे जब आप आएंगे तो? फिर उनको ऐसा लगा कि शायद उनके कैमरे से मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो उन्होंने साफ मुझे देने से मना कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का इंसान हूँ। जो नए ब्लॉगर हैं यूट्यूब जब वो शुरू करते हैं ना, जी। तो उनको एक उम्मीद होती है कि यूट्यूब स्टार्ट करते पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ने में बचपन से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। That's good. थोड़ी सी मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं अच्छे स्टूडेंट थे, ये बताना जरूरी है। हाँ, मुझे याद है, मैं थोड़ा किस्सा आपको बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट भैया कर रहा था शुरू से। तो अभी भैया कैसा फील करते हैं जब उनका छोटा भाई उस इंडक्शन चूल्हे से इतने आगे तक पहुंच गया है? जोहार। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो झारखंड में सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक बहुत ही चर्चित नाम है। झारखंड में अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो इनको जरूर जानते होंगे। हमारे साथ हैं नितिश कुमार साहू, जिनको आप उनके चैनल के नाम से जानते हैं, नितिश एंड कुजीन। जोहार नितिश। जोहार सर, और सारे दर्शकों को मेरा जोहार, और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने हमें अपने शो पे आमंत्रित किया है। शुक्रिया आपको कि आपने समय दिया हमें। तो नितिश, ये आपके चैनल के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो सब जानते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर जानते होंगे। ये चैनल शुरू करने का आइडिया कैसे आया आपको? सर, ये जो चैनल है स्पेशली फूड से रिलेटेड है, और मैंने शुरू से सोचा था कि मैं कुछ फूड से रिलेटेड ही वीडियो करूँगा। तो आज से 2-2.5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, तब मैंने शुरुआत की अपने चैनल की, और उसके बाद हम लोगों ने रांची और रांची के आसपास के जगहों को एक्सप्लोर किया। वहाँ के खाने पीने की जगहों को देखा और उसके बारे में लोगों को जानकारी देना शुरू की। तो आपने जो चैनल शुरू किया, आपने बताया लॉकडाउन में शुरू किया, तो मतलब ब्लॉगिंग का कुछ आइडिया था उसके पहले? जी नहीं, मुझे ब्लॉगिंग का कुछ भी आइडिया नहीं था, और लॉकडाउन का ऐसा टाइम था जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे आपने पूछा कि कुछ आइडिया था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ता था, और क्योंकि मेरा कुकिंग का चैनल था तो एक इंडक्शन होता था मेरे पास, उस पर कढ़ाई होती थी, और मैं फ़ोन से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और उस पर मैं चला भी रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं वॉइस भी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि मैं बाद में इसमें वॉइस डाल सकता हूँ, वॉइस ओवर भी होती है, इसका भी मुझे नॉलेज नहीं था। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैंने एकदम जीरो से शुरुआत की। तो मतलब इस जगह से जहाँ से आपने शुरू किया, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आज कैसा लगता है आपको? कि बहुत अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं। हर दिन हमें लोग मिलते हैं हमारे साथ, लाइक सेल्फी खींचना चाहते हैं, या तो वो मिलते हैं तब वो बताते हैं कि हम आपके वीडियोस देखते हैं, आप बहुत अच्छा वीडियोस करते हैं। अलग अलग जगह के बारे में जानकारी मिलती है, तो बहुत खुशी होती है। एडिट कैसे करते थे उस टाइम? आपने बताया एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ से, तो एडिटिंग के लिए क्या? एडिटिंग मैं फ़ोन से करता था। मेरे पास एक बहुत नॉर्मल सा फ़ोन हुआ करता था, 14-15 हज़ार का, बस नॉर्मल सा फ़ोन जो होता है वही, उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करता था, उसी से मैं वीडियो एडिट भी करता था, और उसी से अपलोड भी करता था। तो एकदम जीरो से शुरुआत हुई थी। तो क्या जब शुरू किया था आपने कभी सोचा था कि ये सफ़र यहाँ तक पहुँचेगा? बिल्कुल नहीं, मतलब कि जैसा मैंने कहा, मैं घर पे था तो मुझे लग रहा था कि चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया। अगर लोग पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पसंद करेंगे तो वो मेरे लिए एक मेमोरी की तरह रहेगा। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत की थी। जरा सा भी ये नहीं था कि यूट्यूबर बनना है या यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, ये मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था। आप और क्या कर रहे थे लॉकडाउन में? तो हम सब घर में बैठे हुए थे। जी। कोई घर से निकल नहीं सकता था। मेरे ख्याल से आप उस समय शायद पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे। जी। तो किस चीज़ की पढ़ाई उस समय आप कर रहे थे? उस वक्त मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में था, और उस वक्त मैं बीएड कर रहा था अपना। ओके जी। बीएड कर रहे थे, तो ऐसे आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ने में बचपन से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। थोड़ी सी मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं अच्छे स्टूडेंट थे, बताना जरूरी। हाँ, मुझे याद है, मैं थोड़ा किस्सा आपको बता रहा हूँ कि जब मैं क्लास 1, 2, 3 में था, तो मैं कभी फर्स्ट नहीं आया था अपने क्लास पे। तो मुझे हमेशा एक जिज्ञासा होती थी कि क्लास में जो स्टूडेंट फर्स्ट आता होगा उससे कैसा फील होता होगा, वो कैसा महसूस करता होगा। तो वो महसूस मुझे करने का बहुत मन करता था कि काश मैं किसी दिन क्लास में फर्स्ट आऊँ
और मुझे वो फील आए कि कैसा लगता है क्लास में फर्स्ट आना। तो मुझे याद है एक बार मैं घर पे ही था, क्लास 4 में था, और अचानक से मेरे घुटनों पे दर्द हो गया। अच्छा। और बहुत ज़्यादा दर्द, घुटनों पे दर्द हो गया, मेरे सारे जॉइंट्स में दर्द हो गया, पूरा हर एक जॉइंट्स पे मुझे पेन था। और उस वक्त मैं क्लास 4 में था। और बचपन से, जैसा मैंने कहा, मुझे रुचि बहुत थी पढ़ने में, बट उस जॉइंट पेन की वजह से मैं 1 महीने बेड रेस्ट में था। मैं हिल भी नहीं सकता था। मैं सारा दिन घर पे रोते रहता था। एक करवट भी लेता था तो मेरा पूरा बॉडी पेन करता था। मुझे बाथरूम जाने के लिए मुझे उठाया जाता था, तब मेरे भाई मुझे बाथरूम लेके जाते थे। अर्थराइटिस मुझे हो गया था उस वक्त, उस उम्र में। जी। और मैं पूरा दिन रोते रहता था, मेरे आंखों से आंसू बहते रहता था, इसलिए क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ और मैं क्लास में फेल हो जाऊंगा। मैं 1 महीना के बाद स्कूल गया। पहली बार हम लोग क्लास 4th गए थे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्लास 4th में 1 चैप्टर में था, टीचर पढ़ा रहे थे चैप्टर 5। तो मुझे लगा कि मैं फर्स्ट एग्ज़ाम में फेल होने वाला हूँ। मैंने खुद से नोट्स वर्ड्स बनाया, खुद से मेहनत की, लोगों से, अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगा, और पहली बार एग्ज़ाम हुआ और क्लास में मैं पहली बार फर्स्ट आया। सो नाइस, वेरी नाइस। तो वो एक टाइम था क्लास 4। उसके बाद मैं कभी क्लास में सेकंड भी नहीं आया। हमेशा क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। किस डिस्ट्रिक्ट आपने? मैं गुमला जिला से हूँ। अच्छा। तो मेरा पहली बार पेपर में नाम आया था मैट्रिक के टाइम पे। टॉप 10 में मैं था, टॉप 7 मेरा रैंक था। उसके बाद मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपना इंटर किया। अच्छा, मतलब गुमला के बाद आप जी, 10th के बाद आप रांची आ गया मैं, और यहाँ फिर आपने +2 किया। जी। उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज से ही? रांची यूनिवर्सिटी में था कॉलेज। अच्छा जी। उसके बाद मैं मास्टर्स करने के लिए BHU चला गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस में है। तो वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया, PG। तो 2 साल मैं बनारस में रह चुका हूँ। तो उस वक्त ये सब तो कुछ था ही नहीं। फिर मैं बनारस से आया, फिर यहाँ पे मुझे पता चला कि मैं सोच रहा था मैं नेट की तैयारी करूँगा। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे, क्योंकि वो मुझे जानते थे, काफ़ी अच्छे से जानते थे कि मेरी जो एजुकेशन है, लाइक जो भी मेरा स्कूल पे परफॉर्मेंस रहता था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे स्कूल पे पढ़ा सकते हैं। गुमला में? नहीं, रांची में। अच्छा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय PG, मैं रांची में एज अ स्कूल टीचर पढ़ा रहा था बच्चों को। किस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे? मैं सेंट अलोयसियस स्कूल, पुरुलिया रोड। जी। अरे वाह। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? इंग्लिश भी पढ़ाता था और बाकी सब्जेक्ट भी मुझे पढ़ाने होते थे। तो 1 साल जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि मुझे बोलना पसंद है। मैं शायद, ऐसा मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी ऑफिस पे एज अ लाइक कंप्यूटर पे काम कर सकूँ। मुझे लगता है मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना, या फिर उस तरीके से एक्सप्रेसिव हूँ मैं बोल के अच्छा अपना मन का विचार लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, और बच्चों के साथ एक कनेक्शन भी मुझे फील हुआ। तो वो सारा चीज़ चल ही रहा था। तभी मुझे लगा कि अगर टीचिंग लाइन में मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है, तो मुझे B.Ed करना चाहिए। तब मैंने 2019 में अपना B.Ed कोर्स यहाँ से जेवियर कॉलेज से शुरू किया था। ओके। और 2020-21 के समय तो फिर लॉकडाउन आ गया। हाँ, उसी दौरान लॉकडाउन लग गया, और उसी दौरान B.Ed के दौरान ही मतलब आप व्लॉगर भी बन गए। तो फिर B.Ed कंप्लीट कर लिया है आपने? जी, B.Ed कंप्लीट हो चुकी है। CTET भी मैंने क्वालिफाई कर चुका है। ओके, दैट्स सो नाइस। तो आगे क्या टीचिंग लाइन में ही जाना है कि व्लॉगिंग को कंटिन्यू करना है? अभी मैं खुद इस असमंजस में हूँ, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की है और एक रुचि भी है टीचिंग फील्ड में। तो मैं जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। करना भी चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है कि अगर इस क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा होता है तो ज़रूर इस फील्ड में मैं जाना चाहूँ। नहीं, एक और क्या है ना, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है ज्ञान जितना बांटिए उतना बढ़ता है। तो जब आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, थ्रू आउट इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो मेरे को लगता है आप कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जी। और लॉकडाउन एक ऐसा समय था जब मैंने फूड चुना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हो सकती थी, आपने फूड ब्लॉगिंग ही क्यों चुना? तो मुझे लगता है कि फूड से मेरा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। अच्छा। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने भी इसी चीज़ से शुरुआत की थी। अच्छा। जी। मेरे पिताजी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे, पर उनके पास कोई रोजगार नहीं था।
तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया, कभी किसी के दुकान पे काम किया, कभी किसी के पान गुमटी पे काम किया, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति शुरुआत दिनों में बहुत अच्छी नहीं थी। तो पापा मम्मी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, तो वो अलग अलग चीज़ों में ट्राई कर रहे थे। कभी रोड बनता था तो वो खुद कुदाल चलाते थे, खुद मजदूरी करते थे। तो मैंने तो ये सब चीज़ें सुना बस था, क्योंकि हमारे जन्म के बाद ये सब हमने नहीं देखा था। फिर एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि एक होटल करना है। तो 2 पेड़ के नीचे उन्होंने अपना वो होटल शुरू किया, और प्लास्टिक से घेर के छोटा सा किसी तरह। ये होटल उन्होंने कहाँ शुरू किया था? ये गुमला जिला में। जी जी, वही शुरुआत की थी। और उसके बाद वहाँ से वो हमारा होटल शुरू हुआ, वहाँ से आमदनी होने लगी, फिर होटल अच्छा चलने लगा। तो इस तरीके से वो था। तो बचपन से मैं जब होश संभाला तब से वही देखा था कि पापा का कुछ खाना बना रहे हैं, मम्मी हेल्प कर रही है। तो हम लोगों का खाना पीना सब कुछ वहीं से होता था। तो इस चीज़ से शुरू से कनेक्शन था कि तुम्हें एक इंटरेस्ट वहीं से हो गया कि खाना कैसे बन रहा है, कि जो भी वहाँ पे बनते थे वो हर चीज़ को बनते हुए हम लोगों ने देखा था। तो एक चीज़ आपने, क्योंकि अपने पापा मम्मी के बारे में बता ही दिया, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बिना परिवार के सपोर्ट के आप तरक्की नहीं कर सकते। आप जहाँ भी पहुँचते हैं उनका बहुत सपोर्ट रहता है। आपको आपके घर से सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? भाई बहन, पापा मम्मी, मतलब डेफिनेटली पूरा परिवार का सपोर्ट रहा होगा, फिर भी एक लगता है ना कि इन्होंने बहुत मेरे को समझा और सपोर्ट किया। जी, मुझे 2012 में मेरे पापा नहीं रहे, क्योंकि उनकी किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, और उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब भी हो गई थी। तो उसके वजह से 2012 में पापा नहीं रहे। पापा के जाने के बाद मेरे भाई ने पूरे परिवार को संभाला है। दीदी की शादी हुई, फिर उसके बाद उस बिज़नेस को वो आगे लेके गए। जो छोटा सा एक ढाबा टाइप से शुरू हुआ था, आज अच्छा खासा एक रेस्टोरेंट है गुमला में ही, गुमला जिला में। अच्छा। तो उस तरीके से शुरुआत हुई। तो मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मैंने बताया आपको कि मैं एक इंडक्शन में खाना बना रहा था, तो वो इंडक्शन भी वो लेके आए थे स्पेशली कि चलो तुमको कुछ करना है तो तुम इससे शुरू कर सकते हो। ओह नाइस। तो मम्मी थोड़ी सी डाउटफुल थी कि पता नहीं ये करियर एज अ करियर ये वो देख नहीं रही थी, मैं भी नहीं देख रहा था, पर उन्हें लगता था कि चलो अभी खाली समय है, खाली वक्त है, तो ये कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सपोर्टिव थी। बट एज अ करियर वो भी नहीं देख रही थी कि इसमें कुछ आगे हो सकता है। इनफैक्ट मैं भी उतना श्योर नहीं था कि ऐसा कुछ आगे हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट भैया कर रहा था शुरू से। तो अभी भैया कैसा फील करते हैं जब उनका छोटा भाई उस इंडक्शन चूल्हे से इतने आगे तक पहुंच गया है? तो उनको कैसा लगता है? कभी इस विषय पे बात हुई उनसे? बिल्कुल, वो बहुत प्राउड फील करते हैं, और मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। सारे वीडियोस वो देखते हैं, स्पेशली जब झारखंडी खाने की बात होती है, तो वो खुद भी खाने के बहुत शौकीन है, और खाना अलग अलग तरह का बनाने के में भी उनकी रुचि है। ओके जी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से वो देखते हैं। चलिए, इनको तो भैया को डेफिनेटली अच्छा लगता होगा कि उनका छोटा भाई इतना आगे निकल गया। आपको एज मतलब ब्लॉगर जब लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है या प्यार मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना लोगों का प्यार बहुत मिलता है कि जब आप जाते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये वही है। हम लोग भी कहीं जाते हैं, जब लोगों को पता चलता है कि ये लोग रांची अपडेट से आए हैं, तो एक अद्भुत किस्म का प्यार मिलता है जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपको कैसा लगता है भीड़ में जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और ये करते हैं? बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब लोग पहचानते हैं। अक्सर ऐसा होता है, मतलब कि लोग मिलते हैं और साथ में मतलब कि जब वो अपना मन का भाव बताते हैं कि किस तरीके से वो कनेक्टेड फील करते हैं। वो हर दिन आपको देख रहे होते हैं, हर दिन मतलब कि आप उनके घर पे परिवार के साथ वो बैठ के देख रहे हैं, और अचानक से जब वो इंसान दिख जाता है तो वो जरा सा भी ऐसा बिहेव नहीं करते कि वो पहली बार मिल रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत एक फैमिलियर इंसान हूँ, जो कि हर दिन एक तरीके का वो एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बन चुका है। तो बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं और बहुत खुशी होती है। कोई एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मतलब किसी फॉलोअर के साथ? जी, एक मैम है, वो अक्सर हमारे वीडियोस देखती है, और एक बार वो उनके घर हम लोग गए थे उनके बर्थडे पे, उनको बिना बताए। वो बस ऐसा उनका मन था कि कभी वो मेरे से मिले, और अचानक से जब मैं उनके घर गया तो वो देख के बहुत खुश हुई थी, वो रोने वाली थी, वो रो ही दी थी, इतनी भावुक हो गई थी वो। तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई खराब एक्सपीरियंस जो शायद कभी ना आप भूलें? हाँ, इस दरमियान देखिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आना तो
बहुत सारी चीज़ें होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बार मैं खुद डीमोटिवेट हो गया हूँ कि अब कैसे होगा या फिर किस तरीके से और कुछ अच्छा किया जाए, नया किया जाए। बहुत सारे कुछ ऐसे भी दोस्त मिले जो शुरुआत में साथ में थे पर अब नहीं हैं। तो शुरुआत के दिनों में जैसे मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, तो जब मैं रांची आ गया, प्रॉपर लॉकडाउन सब खुल गया, तो मैं अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने लगा, जहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए कोई ठेला पे ही कोई धुसका बना रहा है तो हम लोग उसके वीडियो कर रहे थे। और रांची में ये चीज़ थोड़ी नई थी उस वक्त, 2021 के समय, 20 के समय ये चीज़ नहीं थी। तो लोग हमें जब देखते थे कि हम लोग फ़ोन लेके बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अधिकतर मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली मुंबई पे ही देखने को मिलती थी। अब रांची में लोगों को कुछ ये दिखा तो लोग मजाक भी उड़ाए कि देखो देखो फूड ब्लॉगर बन रहा है, फ्री का खाने आ गया है। ऐसे कमेंट्स भी हम लोगों ने सुने, लेकिन हम लोग फोकस थे कि हम लोग किस चीज़ के लिए गए हैं, हमें क्या करना है और किस तरीके से इसको टैकल करना है। तो ये चीज़ तो सुनने को मिलेंगे ही। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास, जैसा शुरुआत में मेरे पास कैमरा नहीं हुआ करता था, तो एक मित्र मुझे मिले जिनके पास सब कुछ सेटअप था। तो वो भी वीडियोस बनाते थे, मैं भी वीडियोस बनाता था। तो एक बार मैंने उनसे कैमरा मांगा, तो वो साथ में जाते थे। तो मेरे वीडियोस में अच्छे व्यूज आ जाते थे, उनके में नहीं आते थे, तो शायद उनको इस चीज़ से दिक्कत होने लगी। अच्छा, वो भी ब्लॉगर थे, वो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे। तो फिर उनको ऐसा लगा कि शायद उनके कैमरे से मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो उन्होंने साफ मुझे देने से मना कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का इंसान हूँ, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, मुझे बुरा लग जाता है। तो मेरे आंख में आंसू आ गया था, पर मैंने कहा कोई नहीं, अब इस रास्ते पे निकले हैं तो इसमें तो कुछ अच्छा करना ही है, और कर रहे हैं आप और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें। नीतीश, हमने देखा है कि आप बड़े प्यार से झारखंड के खाना दिखाते हैं अपने वीडियोस में, और यहाँ तक कि विदेशियों को भी आपने खिलाया है। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप ये सब खाना उन्हें खिलाते हैं? तो जी, मेरी कोशिश यही रहती है कि जब कोई विदेशी रांची आए तो हम लोग उसको वो खाने ऑफर करें जो वो कभी नहीं खाए हैं। जैसे कि यहाँ का धुसका बहुत फेमस है, छिलका रोटी, पिठा रोटी, माड़ झोर। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता होता है या अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, तो उनके लिए बहुत कॉमन होता है। पर जब वो झारखंड आए हुए हैं, रांची आए हुए हैं, तो हम उनको वो सारे खाने ऑफर करें। तो मेरी कोशिश यही रहती है, और वो जब भी खाए हैं बहुत पसंद किए हैं। हमारे चैनल पे जर्मनी से एक आए थे सर, इंग्लैंड से एक मैम आई थी, स्वीडन से आए हैं मिस्टर जॉन, फिर एक बी करके आई थी, वो थी इंग्लैंड से। तो जो भी आए हैं बहुत पसंद किए, और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे झारखंड में विदेशी आ रहे हैं। सही बात है, और सबसे अच्छी बात कि आपका इतना अच्छा आतिथ्य मिल रहा है उन्हें, वो आ रहे हैं, आप उन्हें, क्योंकि आप सिर्फ खिला नहीं रहे, आप उन्हें झारखंड घुमाते भी हैं, हमें लगता है। जी, कोशिश रहती है। मैंने वाटरफॉल में उनको लेके गया हूँ, जोन्हा वो देखे हैं, बहुत पसंद किए जोन्हा वाटरफॉल। और क्योंकि मुझे कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि कोई फॉरेनर आपके साथ में है और आप उसको बहुत ज़्यादा साइड एरिया में लेके गए हो, तो इसलिए पर मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं कर सकूँ, जितना मैं उनको स्वागत कर सकूँ, पूरी मैं कोशिश करता हूँ घुमाने की। एक और वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की वाइफ श्रीमती कल्पना सोरेन ने जी आपके लिए कुछ कहा था। जी, वो कैसा लगा था आपको उस समय? बहुत खुशी हुई थी। वो अवसर था आदिवासी दिवस का। जेल पार्क में आदिवासी दिवस हो रहा था, उस वक्त हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ पे वो भी आई हुई थी, काफी मीडिया उनको घेरे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी उनको शूट करते हैं, उनको कवर करते हैं। जैसे मैं उनके सामने गया, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि आप तो नीतीश हैं, आपकी वीडियोस हम अक्सर देखा करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मुझे मेरे नाम से जान रही हैं और हमारे वीडियोस को देखती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारे वीडियो से हम लोग को पता चलता है कि रांची में कहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है। जी जी हाँ। तो सच में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैम की भी बहुत बड़ी बात कि आपको उन्होंने रिकग्नाइज किया उस भीड़ में। जी, ये हो गया। और हमें एक चीज़ बताएं आप कि जैसे जो नए ब्लॉगर हैं, यूट्यूब जब वो शुरू करते हैं ना जी, तो उनको एक उम्मीद होती है कि यूट्यूब स्टार्ट करते पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। पैसा कमाना कितना डिफिकल्ट है यूट्यूब चैनल से? जी हाँ, बिल्कुल पैसा कमाना, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं या तो बहुत फेमस होना है। अब हमारा बस यही था कि चलो किसी तरह 1000 सब्सक्राइबर करते हैं ताकि लोगों को बता सकेंगे कि हाँ यूट्यूब पे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये मोटिव से शुरू किया था, कुछ सीखना था, कुछ नया करना था, तो यही मैं सोच के यूट्यूब शुरू किया था।
और अगर मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब में अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए हैं, तो ज़रूर आपको यूट्यूब से अच्छे पैसे मिलेंगे, पर उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है। यूट्यूब पे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि आप रांची के सबसे अच्छे फूड ब्लॉगर्स में से एक हैं। इंस्टाग्राम के विषय में आपका क्या सोचना है? जी, इंस्टाग्राम को लेकर अभी तक मैं उतना सीरियस नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम एक माध्यम है जिससे मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी तक मैंने उस पर कुछ हमारे झारखंडी नागपुरी जो गीत होते हैं उस पर कुछ करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे बचपन से थोड़ा डांस करने का शौक है। तो क्या नीतीश आज यहाँ भी डांस करेंगे? जी, ऐसा कभी कभी मुझे मन करता है, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी, जब मैं 4 क्लास में था तो मुझे अर्थराइटिस हो गया था। तो उस समय मुझे डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया था कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ किया करो, कुछ गेम खेलो या कुछ, तो तब मैंने वहाँ पे डांस क्लास शुरू किया था। तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ चलो कुछ नया मैं सीख रहा हूँ, और वो सीखते सीखते फिर उसके बाद से मुझे वो प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, पर ये डांस की रुचि हमेशा से रही। तो मतलब आज जाने के पहले एक बार ज़रूर हमारे स्टूडियो में भी डांस कर। जी, अगर आप करना चाहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर करूँगा। एक ये इंस्टाग्राम पे एक और आजकल चल रहा है कि जैसे कई लोगों की शिकायत भी होती है, और हम लोगों ने भी देखा है कि फेक फॉलोअर्स से भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। जी, उसको आप कैसे टैकल करेंगे इंस्टाग्राम पे जब आप आएंगे तो? जी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं अभी तक इंस्टाग्राम को लेके सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ ये फेक फॉलोअर्स वाला। मेरा कज़न है, तो एक दिन वो मुझे दिखा रहा था, कुछ स्क्रॉल करके वो तुरंत से 10 फॉलोअर्स बढ़ा ले रहे थे। तो मैंने कभी इंस्टाग्राम को इसलिए भी शायद सीरियस नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उतना अभी तक जेन्युइन नहीं हो पाया है। तो रांची में बहुत अच्छे पेजेस है, जैसे रांची अपडेट, जो कि बहुत जेन्युइन है। मैं दिल से बहुत फॉलो करता हूँ रांची अपडेट को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि और भी साथ रांची में ऐसे कुछ हैं जो कि उतना उनका जेन्युइन नहीं है, या कंटेंट हमें शर्मिंदा करता है। हमारे झारखंड को रिप्रेजेंट करने के जगह वो झारखंड को थोड़ा सा खराब कर, जी, कि कुछ ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो शायद आप सबके साथ बैठ के देख भी ना पाए घर पे। जी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ना हो, या फिर ऐसे चीज़ें हम ना करें या ना दिखाएं जिससे कि ये डिफेम हो। तो मेरी कोशिश है, अब मैं शायद इंस्टा को लेकर सीरियस होऊंगा, और मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं इंस्टा पे सब जेन्युइन हैं। जो भी लोग देखते हैं शायद मेरा ये साइड भी वो देखना पसंद करते हैं कि खाने के अलावा नीतीश ये भी कुछ कर रहे हैं। जी, तो उसमें मैं अभी तक उतना सीरियस नहीं हूँ, लेकिन आगे जाके शायद मैं सीरियसली उस पर भी काम करूँगा। नीतीश का आगे जाकर अपने चैनल को लेकर क्या प्लान है? बिल्कुल, अभी क्योंकि इस मुकाम पे लोगों ने पहुंचाया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है, तो मैं चैनल को लेके तो अब सीरियस हूँ, यूट्यूब चैनल को भी लेके कि मैं कुछ और अच्छा करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ अलग अलग चीज़ें करूँ, एक जैसे चीज़ें ना करूँ। अब तक मैं अपने चैनल पे केवल फूड दिखाता आया था, अब मैं चाहूँगा कि मैं झारखंड की कला संस्कृति को भी दिखाऊँ। अब हम लोगों ने शुरू कर भी दिया है, जो भी त्योहार जैसे सरहुल कर्मा होते हैं, मैं उनको दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारे झारखंड की कला संस्कृति को दिखा देगी, किस तरीके से यहाँ पे लोग झूमर नाच करते हैं, क्या पहनावा पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस तरीके से रहते हैं, गांव में क्या कल्चर है, आदिवासी खाना क्या है। तो आगे चल के ये ब्रॉड वे में आगे बढ़ेगा, जिसमें कला, संस्कृति, भाषा, सब चीज़ को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। रेस्टोरेंट्स का वीडियो तो आपने बहुत बनाया है, और आपने कई तरह का खाना को दिखाया है अपने वीडियोज़ में, लेकिन इन पर्सन नीतीश को खाने में क्या पसंद है? सर, मुझे जब खाने की बात होती है तो मुझे झारखंडी खाना बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट है धुसका। अच्छा जी, मुझे धुसका बहुत अच्छा लगता है, और झारखंड और धुसका का एक अलग ही कनेक्शन है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा धुसका प्रेफर करता हूँ कि अगर मुझे धुसका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो धुसका या तो छिलका रोटी, मड़ुआ रोटी, ये सब चीज़ खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने धुसका की बात की तो एक और बात कहेंगे, कई जो झारखंड के बाहर जो लोग रहते हैं ना, कईयों को गलतफहमी है कि लिट्टी झारखंड का खाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि धुसका झारखंड का है, लिट्टी नहीं। जी, चलिए, ये तो आपके खाने की बात हो गई। जब कुकिंग की बात आती है तो नीतीश को क्या कुक करना पसंद है? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा बना सकूँ। और मैंने अपने चैनल पे शुरुआती टाइम पे ट्राई भी किया है। मैंने खपड़ा रोटी बनाया है, जो कि मिट्टी के ये पे बनता है। Okay. जी,
और मैंने पिठा रोटी बनाया है, हाँ, हाँ। और एक धुत्तू रोटी होता है अच्छा। जी, वो पत्ते के अंदर बनाया जाता हाँ, है, हाँ। तो खोलंगा रोटी जिसे कहते हैं। और अब मुझे लगता है ये सब चीज़ें ना कहीं लोग कम खाने लगे हैं, तो हमें लगा कि अगर हम इन सब चीज़ों को लेके आएंगे अपने चैनल में दिखाएंगे तो शायद वो चीज़ें फिर से घर पे दोबारा लोग और ट्राई करने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आजकल के जो ये हो गए ना पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता, उस पर ज़्यादा ये हो गया है, फास्ट फूड ज़्यादा हो जी गया है। जी जी। तो हमारी कोशिश अभी भी रांची में यही रहती है, झारखंड में, कि जहाँ पे झारखंडी खाना मिल रहा है सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे और उस चीज़ को सबसे पहले दिखाएं। बिल्कुल, ये प्रयास तो हमारा भी रहता है कि झारखंडी खाना ज़रूर दिखाएं। नितिश आज हमारे स्टूडियो तक तो आ गए, क्या भविष्य में कभी नितिश हमारे टीम के साथ खाने भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, मुझे लग रहा था कि सर से मैं मिलने वाला हूँ, आपसे मैं मिलने वाला हूँ, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये कन्वर्सेशन बहुत सीरियस रहेगा, लेकिन आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप इतना कंफर्टेबल फील कराए वो बहुत अच्छा रहा। आप इतने अच्छे हैं कि आपको सबको ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए, आज एक कमिटमेंट तो हम लोगों ने नितिश से ले लिया कि वो हमारे टीम के साथ भी कभी ना कभी खाएंगे, और उसका वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को हमारे पेज पर देखने को मिलेगा। तो नितिश, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनको क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस हमारे पेज के थ्रू? अपने पेज के थ्रू तो आपने बहुत जी बिल्कुल, क्योंकि बात संदेश की आई है तो हम कोशिश करेंगे कि हम नागपुरी में ये संदेश दें, क्योंकि हमारे जो झारखंड की भाषा है वो भी प्रमोट करते हैं हम लोग अपने। तो मैं एक यह कह चाहूँ ना कि जे मन भी देखा था रांची अपडेट ओके जरूर फॉलो करा, और बहुत अच्छा पेज है। मैं तो मूर्ख बेस पतियावना, और आज तक तोरे मन इतना प्यार दे हा, इतना सपोर्ट कर रहा, तो सेकर ले बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितना भी झारखंड वासी हैं सभी के मोर बटेले बहुत बहुत जोहार। नितिश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लगा ऐसा कि एकदम दिल से बातें कर रहे हैं, कहीं से ये नहीं लगा कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किन्हीं आपके चाहने वालों को इस सेगमेंट में बुलाएं अपने, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन्हें भी इस स्टूडियो में बुलाकर उनका एक वीडियो बनाएं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।